Hello students. So our next chapter is distribution law. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नान्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. व्हाट इज नान्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? बेसिकली मैं तुम लोगों को पहले ऐसे समझाती हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ. होता क्या है कि कोई एक सल्यूट है, ये हमारे दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, दो इमिसिबल सॉल्वेंट है, लेकिन एक्स जो है वो एक सल्यूट है जो दोनों में ही डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, अब बोलते कि एक्स जितना इस सॉल्वेंट में जाएगा और एक्स जितना इस सॉल्वेंट में जाएगा, वो कंसेंट्रेशन की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप जितना मर्जी ये बढ़ा दो, जितना मर्जी ये बढ़ा दो या कम कर दो, एक्स का अमाउंट जितना मर्जी वेरी कर दो, जो मर्जी चेंज कर दो, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर जितना एक्स फर्स्ट सॉल्वेंट में जाएगा और जितना एक्स सेकंड सॉल्वेंट में जाएगा, वो रेशियो हमेशा ही सेम रहेगी. ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ. अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स इन कंटेक्ट विद ईच अदर इन सच ए वे दैट एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन टू लेयर्स इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन एक इसके लिए एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्यूट इज सेम इन बोथ द सॉल्वेंट्स. दोनों सॉल्वेंट्स में मॉलिक्यूलर स्टेट सेम रहनी चाहिए. लाइक अगर सपोज I2 है तो दोनों में ही I2 ही होना चाहिए, कहीं I नेगेटिव या I नहीं होना चाहिए. ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट शुड बी सेम. तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट ए अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट बी, दैट इज C1 अपॉन C2. दिस मस्ट बी कांस्टेंट इक्वल टू सम कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट विच इज रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन इन टू सॉल्वेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टीशन कोफिशिएंट. फैक्टर हमें पता ही है कि हम बात क्या कर रहे हैं कि कंसेंट्रेशन की रेशियो. तो कंसेंट्रेशन की रेशियो वो डिपेंड सोल्यूट पे तो करेगी क्योंकि हर सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी इन सॉल्वेंट, इन एनी सॉल्वेंट. ठीक है, अगर सोल्यूट चेंज कर देंगे तो कंसेंट्रेशन भी डिफरेंट होगी. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड पेयर. नेचुरली अगर मैं लिक्विड चेंज कर दूंगी तो भी कंसेंट्रेशन अलग आ जाएगी. टेम्परेचर, बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सो टेम्परेचर पे भी टेम्परेचर का भी अफेक्ट होगा ऑन पार्टीशन कोफिशिएंट. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. इसमें हम क्या करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जब हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, CCl4 और वाटर में आयोडीन डिसॉल्व कर जाती है. ऑल्दो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी CCl4 में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर. तो हम इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन CCl4 में आयोडीन का बनाया और वाटर से उसे अच्छी तरह से शेक कर दिया. जब उसे शेक कर दिया तो हम क्या करेंगे, नॉन वॉल्यूम निकालेंगे CCl4 वाली लेयर में से भी और वाटर वाली लेयर में से. CCl4 और वाटर आपस में इमिसिबल होंगे तो दो सेपरेट लेयर्स बनेंगी, दोनों में ही आयोडीन होगी. तो हम पहले CCl4 वाली लेयर में का थोड़ा सा वॉल्यूम निकालेंगे और आयोडीन हम बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट इट हाइपो सोल्यूशन, तो हम आयोडीन की कंसेंट्रेशन इन CCl4 लेयर निकाल लेंगे. ऐसे फिर हम आयोडीन की कंसेंट्रेशन वाटर लेयर भी निकाल लेंगे. तो के हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस लेके हम कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे कि CCl4 में कितना है और वाटर में कितना है. डिफरेंट सॉल्यूशंस है तो लेकिन रेशियो जो के है वो हमेशा ही सेम रहेगा. हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने क्या था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमने परसों मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने स्टार्ट किया था. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के डेफिनेशन में हमने देखा था कि हमने एक चीज़ बोली थी कि कंसेंट्रेशन की रेशियो सेम होती है, बट कंडीशन थी कि जो हमारा सोल्यूट है उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट दोनों सॉल्वेंट में सेम होनी चाहिए. तो आज हम करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर स्टेट सेम ना रहे तो हम आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद चेंज इन मॉलिक्यूलर स्टेट. तो इसमें सबसे पहले हम केस पढ़ेंगे एसोसिएशन का. हम सोचेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूट है वो एक सॉल्वेंट में एसोसिएट हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर स्टेट सेम नहीं रह रही है. जैसे इस यहाँ पे हमने लिखा है कि सॉल्वेंट 1 में एक्स इज एक्स ही रहा, लेकिन फेज 2 में जो सॉल्वेंट 2 है उसमें हमारा एक्स एसोसिएट हो गया, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स एसोसिएट हो गए टू गिव XN. ठीक है, तो
हमने फिलहाल टोटल कंसेंट्रेशन फेज 1 में सॉल्वेंट 1 में ली है C1 और टोटल कंसेंट्रेशन का मतलब है वो एसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड दोनों मॉलिक्यूल्स की। फेज 2 में हमने लिए C2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास फेज 1 में तो हमारा X ही है, तो X इज इन इक्विलिब्रियम विद X, लेकिन फेज 2 में हमारा क्या है, NX इज इन इक्विलिब्रियम विद XN, जो हमारा X है वो एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर NX हमारा XN में जा रहा है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि N मॉलिक्यूल से हमारा एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एक मॉलिक्यूल से हमारे कितने बनेंगे, 1/n। ठीक है, और अगर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो इधर अगर मैं 1 मोल से स्टार्ट करूं तो कितना रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और बनेगा कितना, क्योंकि एक से हमारा 1/n बन रहा है तो अल्फा डिसोशिएट हो रहा है, अल्फा से कितना बन जाएगा, अल्फा/n। बट हमने कंसेंट्रेशन कितनी ली है, C2, तो 1 से 1 माइनस अल्फा रहा था, C2 से कितना रहेगा, C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, और इधर कितना बनेगा, 1/n अल्फा इंटू C2। ठीक है, तो अब हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स कितनी आ गई है फेज 2 में। नॉर्मल मीन्स की जो अनएसोसिएटेड है वो कितनी है, C2 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स कितनी आ गई, 1 माइनस अल्फा C2। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था, जो सेम मॉलिक्यूलर स्टेट्स की कंसेंट्रेशन की रेशियो, तो फेज 1 में तो C1 ही है, वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, ना कोई एसोसिएशन हुई थी ना कुछ, लेकिन फेज 2 में कितनी हो गई है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स 1 माइनस अल्फा इंटू C2। ठीक है, तो के हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट C1/1 माइनस अल्फा C2, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसी इक्वेशन पे जो NX to XN है, इस पे हम अगर एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएं तो हमारा बन जाएगा K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू इसकी कंसेंट्रेशन और इसकी कंसेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n, तो XN की कंसेंट्रेशन हमारी कितनी है, 1/n C2 अल्फा, और नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कितनी है, X की कितनी है, 1 माइनस अल्फा C2 रेज़ टू पावर n, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे मैं क्योंकि n कांस्टेंट रहेगा फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूट, तो K भी कांस्टेंट है, तो 1/n इधर लेके वो हमारा एक कांस्टेंट बन गया। ठीक है, सो कांस्टेंट, फिर हमने nth रूट ले लिया, अब कांस्टेंट का nth रूट वो तो फिर से क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और इधर क्या आ गया, nth रूट ऑफ C2 अल्फा 1 माइनस अल्फा C2, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। उसके बाद 1/2 कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही कांस्टेंट, तो ये एक अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, 1 माइनस अल्फा C2 तो कैंसिल हो गया, हमारा बन गया C1 nth रूट C2 अल्फा। अगेन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूट के लिए कांस्टेंट होगा, तो ये बन जाएगा C1 nth रूट ऑफ C2 इज कांस्टेंट। तो ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इन केस ऑफ व्हेन वन सोल्यूट अंडरगोस एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट्स ओनली। ठीक है, तो इसे हम n फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम डिफरेंट कंसेंट्रेशंस पे n 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, देखेंगे जब कांस्टेंट वैल्यू आनी शुरू होगी तो वो है उसका जितने मॉलिक्यूल्स, हम n निकाल सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। सो अब हम करेंगे डिसोसिएशन। पहले हमने केस किया था जब एसोसिएशन होती थी, अब हम केस करेंगे जब डिसोसिएशन हो। फिर वही बात कि हमारा X फेज 1 में एज X ही रह रहा है और फेज 2 में इज डिसोशिएटिंग इनटू A+B, और टोटल कंसेंट्रेशन फेज 1 में है C1 और फेज 2 में है C2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूल, जैसे हमने पिछले एसोसिएशन वाले केस में किया, यहाँ पे अगर 1 है तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा रह जाएगा, लेकिन हम कितनी कंसेंट्रेशन ले रहे हैं C2, तो बन जाएगा C2 1 माइनस अल्फा। तो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कितनी कंसेंट्रेशन फेज 2 C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन फेज 1 में तो क्या है C1, फेज 2 में क्या है C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब सेकंड केस हम करेंगे जब दोनों ही सॉल्वेंट्स में डिसोसिएशन हो रही है। ये पहले हमने क्या था कि सिर्फ सेकंड वाले सॉल्वेंट में डिसोसिएशन हो रही है, अब हम करेंगे दोनों ही सॉल्वेंट्स में डिसोसिएशन हो रही है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सिमिलरली जो सॉल्वेंट 1 है उसमें भी डिग्री ऑफ, उसमें भी कितनी कंसेंट्रेशन रह जाएगी नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के अलावा एक और केस है
जिसमें हम बात करते हैं कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट हो गया। सोल्यूट एंटर्स इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस केस में फेज 1 में तो हम वही मान रहे हैं कि एक्स हमारा एक्स ही रहा, लेकिन सेकेंड फेज सॉल्वेंट में हम मान रहे हैं कि जो एक्स है वो एन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके एक न्यू कॉम्प्लेक्स बना देता है XNS। तो इसमें हम मान रहे हैं कि C1 इज अ नॉर्मल कंसेंट्रेशन, नॉर्मल एक्स की जो कंसेंट्रेशन है इन 1, एंड C2 इज नॉर्मल कंसेंट्रेशन 2। ये पहले दो केसेस में जो हमने C2 टोटल कंसेंट्रेशन ली थी, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल जो एक्स है उसकी कंसेंट्रेशन ले रहे हैं C2, ठीक है। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की हम कंसेंट्रेशन 2 में ले रहे हैं CS, और जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा XNS उसकी हम ले रहे हैं CC, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर हम बात करें वो नॉर्मल कंसेंट्रेशन होती है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन होती है, तो K मेरा आ गया C1/C2, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब जो फेज 2 में हमारा इक्विलिब्रियम है x प्लस NS टू गिव XNS, इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो वो मेरा आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन XNS की मैं क्या ले रही हूँ CC अपॉन, अब x की क्या ले रही हूँ C2 इनटू सॉल्वेंट की क्या ले रही हूँ CS रेज़ टू पावर n। तो ये मेरा आ जाएगा K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C2 अपॉन CC अपॉन C2 इंटू CS रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि जो अगर हमारा सोल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट है, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो बात CS जो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, चाहे थोड़ा सा सॉल्वेंट हमारा कॉम्प्लेक्स भी बना देगा, क्योंकि X जो है वो हमारा क्या है बहुत कम है, तो बहुत कम सॉल्वेंट ही रिएक्ट होगा, मींस कि प्रैक्टिकली जो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कि CS हमारा कांस्टेंट ही रह गया। जब CS कांस्टेंट रह गया तो हम इसे K1 बाई साइड लेंगे, ये भी कांस्टेंट है तो ये हमें एक न्यू कांस्टेंट दे देगा K2, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, 1 दोनों साइड पे ऐड कर दिया और ये बन जाएगा C2 प्लस CC अपॉन C2 इज इक्वल टू 1 प्लस C2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो हम अब क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज अवर 1 एंड दिस इज अवर 2। जब हम डिवाइड करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी K अपॉन 1 प्लस K2 और राइट हैंड साइड बन जाएगी हमारी C1 अपॉन C2 अपॉन C2 प्लस C2 कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा C1 अपॉन C2 प्लस CC, ठीक है। अब K भी कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट है, तो ये नया कांस्टेंट आ गया K3। सो K3 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 प्लस CC। अब C1 मेरा क्या था, नॉर्मल कंसेंट्रेशन इन 1, मतलब फेज 1 में जो नॉर्मल एक्स की कंसेंट्रेशन है, और C2 मेरा क्या था, जो नॉर्मल की कंसेंट्रेशन है फेज 2 में, और CC मेरे क्या था, जो कॉम्प्लेक्स की। सो C2 प्लस CC मेरे पास क्या आ गया, जो टोटल कंसेंट्रेशन है एक्स की, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो, क्योंकि एक्स 2 ही स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 में, तो ये C2 है, ये CC है, तो C2 प्लस CC क्या आ गया, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स, चाहे वो कंबाइंड फॉर्म में है और चाहे वो हमारा सिंपल एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट होगा, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज 1 अपॉन टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज 2, दैट इज कांस्टेंट। सो ये हमारा लॉ आ गया जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारे सोल्यूट के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन में आ जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दिस इज वेरी सिंपल डेरिवेशन एक्चुअली। अगर हमारा एक सोल्यूट है जो दो सॉल्वेंट्स के साथ दो सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर रहा है, हमारे सॉल्वेंट्स इमिसिबल है, जो कि डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, तो सोल्यूट ने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। अगर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट इन बोथ द सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल। सो म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी। म्यू ए इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट ए एंड म्यू बी इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट बी, ठीक है। बट हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स से कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT लॉग है, तो ऐसे म्यू ए कितना आ जाएगा, म्यू ए नॉट प्लस RT लॉग ए वेयर ए इज एक्टिविटी इन सॉल्वेंट ए एंड म्यू ए नॉट इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट in A at standard conditions. Similarly, mu B is standard chemical potential in B plus RT log AB, ठीक है। बट हमें पता है mu A is equal to mu B, तो मेरे पास आ गया mu A नॉट प्लस RT log AA इक्वल टू mu B नॉट प्लस RT log AB, ठीक है।
इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर टी लॉग ए ए माइनस आर टी लॉग ए बी, आर टी कॉमन निकल के लॉग ए ए माइनस लॉग ए बी, तो वो बन जाएगा लॉग ए ए अपॉन ए बी, ठीक है। और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमारा आ जाएगा म्यू बी नोट माइनस म्यू ए नोट, ठीक है। तो ये बन जाएगा लॉग ए ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू म्यू बी नोट माइनस म्यू ए नोट अपॉन आर टी। अब इफ the temperature is constant pressure mu e naught and mu b naught are constant because these are at standard state. So log a upon log upon ab क्या आ जाएगा constant. Taking एंटी लॉग, constant का एंटी लॉग तो अगेन constant होगा, तो मेरे पास आ जाएगा a upon ab is equal to constant. So ये बन जाएगा C1, जैसे हम बोल सकते हैं concentration in solvent A upon concentration in solvent B is constant. This is our distribution law. सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आपकी सिलेबस में सारी एप्लीकेशंस हैं। तो पहली इसकी एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी बेसिकली है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर हमारा दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स है, हम उसमें सॉल्यूट सफिशिएंट अमाउंट में डालते हैं और अच्छी तरह से शेक करते हैं, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारे, अगर बहुत सारा सोल्यूट डालेंगे तो सैचुरेटेड बन जाएंगे। जब सोल्यूशन सैचुरेट हो गया तो मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी। तो इन दैट केस कंसंट्रेशन हमारी क्या आ जाएगी? सॉल्युबिलिटी। सो S1 अपॉन S2 हमारा अगेन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, क्योंकि हमने कहा था कंसंट्रेशन जितनी मर्जी हो, ठीक है, हमेशा, लेकिन उसकी रेशियो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पता हो और सॉल्युबिलिटी किसी एक सॉल्वेंट में पता हो, हम दूसरे में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी बेस पे आपका अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल फर्स्ट सॉल्व करवाने जा रही हूँ। उसमें लिखा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन containing 0.0567 gram per liter is in equilibrium with solution containing this gram in CCl4, ठीक है। तो हमें दिया क्या है? आयोडीन का वाटर में कंसेंट्रेशन दिया और CCl4 में दिया है, यानी कि हमें C1 भी दिया है और C2 भी दिया है। हम K निकाल सकते हैं इजीली। आगे हमें क्या दिया? इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर इज दिस, व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी इन CCl4? तो हमें पता, हम यहां से डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। हमें यह भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? S1 अपॉन S2। K हमें यहां से पता है, S1 हमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज गिवन, तो सॉल्युबिलिटी इन CCl4 हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। सो स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कर रहे थे। इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन है वी कैन डिटरमिन extent of association or dissociation of solute in solvent, like we are going to discuss the case of association. हमें पता है if no association or dissociation takes place then C1 upon C2 is K equal to K. K is distribution coefficient. This is distribution law, ठीक है। अब हम मानेंगे कि हमारा जो सॉल्यूट है दैट इज गेटिंग एसोसिएटेड एंड मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटिंग टू गिव वन सिंगल मॉलिक्यूल। सो वी हैव स्टडीड द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन सच केस। C1 upon nth root of C2 is K. So we can calculate, knowing the values of C1, C2 and K, we can find out the n. So for how to find out the value of n? First the hit and trial method. हम सिंगल एक बैच लगाएंगे C1, हम डिफरेंट बैचेस लगाएंगे। हमें C1 भी पता होगा, C2 भी पता होगा। हम n को 1 पुट कर देंगे। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी पता हो तो हमें सिंगल बैच की जरूरत है। हम क्या करेंगे? एक ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। नॉन वॉल्यूम नॉन कंसेंट्रेशन हमारे पास C1 की आ जाएगी बाय टाइट्रेटिंग इट, C2 की भी आ जाएगी। हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी पता होगा। हम n को 1 पुट करेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है। हम n को 2 पुट करेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम लॉग मेथड बेसिकली यूज करते हैं। लॉग मेथड में क्या है? हम 2 डिफरेंट बैचेस लगाएंगे, 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट वन के लिए हमारे पास कंसेंट्रेशन C1 C2 होगी और सेकंड बैच जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसके लिए हम कंसेंट्रेशन नॉन लेंगे C1 डैश एंड C2 डैश, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड हमारे पास आ जाएगा लॉग C1 इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा 1 अपॉन n लॉग C2 प्लस लॉग K। सिमिलरली दूसरे बैच के लिए हमारे पास आ जाएगा log C1 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन n log C2 डैश प्लस log K। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नाउ 1 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
हमारे पास बन जाएगा log C1 माइनस log C1 डैश इज इक्वल टू 1/n log C2 माइनस log C2 डैश। तो हम n कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वी नो C1 C2 C1 डैश एंड C2 डैश, हमारे पास n का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे ही हम डिसोसिएशन वीक स्टडी कर सकते हैं। So students, next application of distribution law is in study of chemical equilibrium involving formation of complex ions। हम complex ion की formation को study कर सकते हैं, जैसे कि for example हम ये वाला reaction basically study करेंगे, Ki plus I2 reacts to form complex ion Ki3। तो हमने जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमें कंसेंट्रेशन पता हो, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन Ki3 की कंसेंट्रेशन पता हो, Ki की कंसेंट्रेशन पता हो और आयोडीन की कंसेंट्रेशन पता हो, तो हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजीली। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, जो आयोडीन है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है पानी में, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम आयोडीन को CS2 में डिसॉल्व करेंगे। सपोज उसकी कंसेंट्रेशन हमने ले ली है A मोल पर लीटर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है। सेकेंड सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, Ki जो कि पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, Ki इन वाटर, उसकी कंसेंट्रेशन हमने ली है B। तो हमारे पास दो सोल्यूशन हो गए, एक आयोडीन इन CS2, एक Ki इन वाटर। इसको हम अच्छे से शेक करेंगे दोनों सोल्यूशंस को। तो हमारे पास और CS2 आपस में जो मिक्सिबल नहीं होते, तो हमारे पास दो लेयर्स बन जाएंगे CS2 की और वाटर की। तो आयोडीन CS2 में तो कुछ आयोडीन जो, क्योंकि पहले हमारे पास वाटर में आयोडीन था ही नहीं, तो अब हमारा कुछ आयोडीन वाटर में भी चला जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं वाटर में आयोडीन डिसॉल्व तो होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, और वाटर में जाके फिर ये कुछ उसमें से कुछ आयोडीन Ki के साथ रिएक्ट करके Ki3 बना देगा, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंट कंसेंट्रेशंस फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम पहले चलेंगे, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CS2 हमने कितने लिए A, फिर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ Ki इन वाटर हमने कितने लिए B मोल पर लीटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमें पता होगा K। अब हमने शेक किया, उसके बाद आयोडीन कुछ चला गया पानी वाली लेयर में, वाटर वाली लेयर में, और बाकी जो बच गया आयोडीन इन CS2 से हम टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट हाइपर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वाला स्टेप हो जाएगा। तो हमारे पास आयोडीन लेफ्ट इन CS2 हमारे पास आ जाएगा C, ठीक है। तो अब ठीक है, तो कितना गया पानी में, पहले था इसमें A, अब रह गया C, तो A माइनस C कहाँ चला गया, पानी में। तो आयोडीन का जो कंसेंट्रेशन इन एक्वस लेयर कितनी आ जाएगी, A माइनस C। ये आयोडीन, अभी तक हमने रिएक्शन की कोई बात नहीं किया, तो ये आयोडीन है जो फ्री आयोडीन एज वेल एज कंबाइन, जो Ki के साथ रिएक्ट कर गया है, ये दोनों ही होंगे, ठीक है। आयोडीन इन कंबाइन फॉर्म एंड फ्री फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें फ्री आयोडीन की कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, फ्री आयोडीन की कंसेंट्रेशन हमारे पास निकल जाएगी, हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, वो क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन एक्वस लेयर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CS2 लेयर। तो फ्री आयोडीन की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, K इंटू C, ठीक है। तो कंबाइन कितनी की, टोटल आयोडीन कितनी है, A माइनस C, ये कितनी है, KC फ्री, तो कंबाइन कितनी की है, A माइनस C माइनस KC। सपोज ये आ गई हमारे पास D। तो हमारे पास देखो, ठीक है, हमारे पास फ्री आयोडीन की, हमें चाहिए क्या था, फ्री आयोडीन की कंसेंट्रेशन हमारे पास आ गई है KC, ठीक है। फिर हमें चाहिए था Ki3। अब Ki3 कितना बनेगा, जितनी आयोडीन रिएक्ट हो रही है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन कितनी रिएक्ट हुई है, जो कंबाइन किया हमने अभी निकाला D, तो हमारे पास इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आएगी D, इसकी कितनी आई KC। अब हमारे पास काम रह गया Ki की कंसेंट्रेशन, जो Ki रिएक्ट किया है, ठीक है। अब हमें पता है 1 मोल ऑफ Ki से 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट करता है, ये कितना रिएक्ट किया है D, ठीक है। तो ये भी कितना रिएक्ट करेगा D, ठीक है। तो बचा कितना, Ki की हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी ली थी B, बच कितना गया, D रिएक्ट करके, तो बच कितना गया B माइनस D। इससे हमें Ki की कंसेंट्रेशन भी पता चल गई। तो बस फिर तो हमने इक्विलिब्रियम में पुट करना है Ki3 Ki और I2, इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं।